बच्चों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस पर। आज हम 10th क्लास के साइंस के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु पर चर्चा करेंगे। देखिए बेटे, हमें अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स पता हैं, ठीक है, जिनको हम 3 बेसिक कैटेगरी में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु, जिनके बारे में हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं तो जो मेटल्स यानी कि धातु होती हैं वो लेफ्ट और सेंटर का स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, यानी वहाँ पर मिलती हैं हमें, और जो अधातु होती हैं यानी कि नॉन मेटल्स होती हैं वो हमें राइट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो ये चैप्टर था हमारा जिसमें हमें पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़नी थी, वो अभी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। मेटल्स यानी धातु के एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये सब एग्जाम्पल हैं मेटल्स के। और नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब किसके अंदर आते हैं? नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम मेटल्स यानी धातुओं के भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या है कि जो मेटल्स होती हैं वो लस्टरस यानी कि चमकदार होती हैं, ठीक है। इनके अपीयरेंस शाइनी होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये मालिएबल होते हैं। मालिएबल का मतलब होता है जिन्हें पीट कर उनकी थिन शीट्स यानी कि चादरें बनाई जा सकती हैं। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी जिसमें हम खाना पैक करते हैं, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मालिएबिलिटी, जैसे एल्यूमिनियम की हम शीट बनाते हैं। दूसरा, ये डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब जिन्हें खींचकर हम उनकी लंबी तारें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हम जिन तारों का यूज़ करते हैं वो तांबे यानी कॉपर से बनाई जाती हैं, तो वो उन्हें खींच कर ही बड़ा किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेटल्स यानी कि धातुओं की। अगला, जो धातुएं होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, यानी कि अच्छी चालक होती हैं, किसकी? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि ऊष्मा की और इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत बोलते हैं हिंदी में। विद्युत की ये सुचालक होती हैं, मतलब इनमें से आराम से ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। इसलिए जो तारें हैं वो किसकी बनाई जाती हैं? कॉपर की बनाई जाती हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से आराम से पास हो सके। अगली प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती हैं, मतलब कि ध्वनि उत्पन्न करने वाली। जब उन पे चोट करते हैं तो टन जैसी आवाज़ इनमें आती है, ठीक है। रिंगिंग साउंड, चोट करने पर ये ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे स्कूल में बेल वगैरह बजती है तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वैसी साउंड इनमें प्रोड्यूस होती है। अगला, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि नॉन मेटल्स यानी कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो इसके लगभग सारे के सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल से अपोजिट यानी कि उल्टी होती हैं। जैसे मेटल जो थी वो लस्टरस यानी चमकदार थी, नॉन मेटल कैसी होती हैं? चमक रहित होती हैं, नॉन लस्टरस होती हैं, ठीक है। यानी इनका डल अपीयरेंस होता है, इनमें कोई शाइन वगैरह नहीं होती, एक आयोडीन का छोड़कर। आयोडीन इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। आयोडीन में चमक होती है। उसी तरह ये ब्रिटल होती हैं, मतलब के भंगुर, यानी कि चोट करूँगा तो ये टूट जाएंगी। ना तो इनकी पीट के चादरें बनाई जा सकती हैं, ना तो इनके खींच के लंबे तार बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं, यानी कि टूट जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारा सल्फर और फॉस्फोरस है, ये क्या है? ब्रिटल हैं बहुत, ठीक है। अगला, मेटल्स गुड कंडक्टर थी, नॉन मेटल्स क्या होती हैं? पुअर कंडक्टर होती हैं, ठीक है। ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती, ये कुचालक होती हैं। इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है। वो काले रंग का जो पेंसिल के अंदर सुरमा डलता है ना, वो ग्रेफाइट होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये एक्सेप्शन हो गया, इसको छोड़ दे तो सभी की सभी नॉन मेटल्स क्या होती हैं? बैड कंडक्टर, ठीक है, या फिर इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, किसकी? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है।
जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली सॉफ्ट होती हैं और इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है, ठीक है। सॉफ्ट और मुलायम होती हैं और डेंसिटी इनकी लो होती है। लास्ट, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं यानी कि गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। यानी कि जल्दी से मेल्ट हो जाती हैं और जल्दी से बॉयल होने लग जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको पता ही है ये दोनों तो रूम टेम्परेचर पे ही किस फॉर्म में होती हैं, गैसियस फॉर्म में, यानी कि गैस की अवस्था में होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। बॉयल होने के बाद ही तो कोई गैस बनता है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो, तो इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी कैसे होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण पढ़ेंगे किसके, मेटल्स यानी कि धातुओं के, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी अलग अलग रिएक्शंस हमें पढ़नी है। तो जिसमें सबसे पहले मेटल्स की रिएक्शन आती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है, यानी धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख सकते हैं, जब हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोडियम ऑक्साइड मिलता है। इसी तरह कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है, और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर याद रखने वाली क्या बात है कि देखो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड जो हैं वो पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, यानी वो पानी में घुलते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो हैं वो ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं और घुलने के बाद वो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक। और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार यानी कि अल्कली कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर धातु ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, लेकिन कुछ घुल जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार यानी कि अल्कली। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसे जब सोडियम ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है, जो कि एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने पढ़ा था क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये पानी में घुल जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अल्कली यानी कि क्षार कहेंगे। प्रबल क्षारक होता है ये। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड जब पानी में घोला जाता है तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसे भी अल्कली कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि मेटल जो है वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। देखिए, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं यानी कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक है। फिर ये मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड जल के साथ दोबारा से अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि जब मेटल और पानी की रिएक्शन होती है तो सीधा मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, पहले मेटल ऑक्साइड बनता है और उसके बाद वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और मेटल हाइड्रोक्साइड केवल वही मेटल ऑक्साइड बनाता है जो पानी में घुल सकता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि जब पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन उससे पहले वो बनाता है क्या, पोटेशियम ऑक्साइड, और ये पोटेशियम ऑक्साइड दोबारा पानी के साथ रिएक्ट करके बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए, पानी के साथ रिएक्शन जो है वो हर एक मेटल अलग अलग तरीके से करती है। कैसे? जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम, वो ठंडे पानी के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करती हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है वो इतनी वायलेंट होती है, इतनी हीट जनरेट होती है इसमें कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें वो तुरंत ही आग पकड़ लेती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा हीट इसमें क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, पोटेशियम और सोडियम। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में लार्ज क्वांटिटी में यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है। और मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन गैस तुरंत क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है। आगे चले कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की जो रिएक्शन होती है पानी के साथ वो भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन
उसकी रिएक्शन लेस वायलेंट होती है, ठीक है, यानी उसमें हीट ज़्यादा जनरेट नहीं होती, इतनी हीट जनरेट नहीं होती कि जो हाइड्रोजन गैस है वो आग पकड़ सके, ठीक है। बल्कि इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछा जाता है पेपर में कि इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसके बबल्स यानी कि जो उसके बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम के जो टुकड़ा हमने डाल रखा है पानी के अंदर रिएक्ट करवाने के लिए उससे चिपक जाते हैं, जिस वजह से कैल्शियम जो है वो सरफेस पर क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि जो कैल्शियम जब हम पानी में डालते हैं तो कैल्शियम का टुकड़ा वाटर की सरफेस पे यानी कि पानी की सतह पे तैरने क्यों लगता है, तो उसका कारण ये है कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम से चिपक जाते हैं जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसे हम स्लेक्ड लाइम, ठीक है, यानी कि बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। मैग्नीशियम को पानी के साथ रिएक्ट कराने के लिए हमें पानी को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, ठीक है। और मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करने पर बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस तो इसमें निकलती है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो भी तैरने लग जाता है, कारण वही है कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले किससे चिपक जाते हैं, मैग्नीशियम के टुकड़े से चिपक जाते हैं, जिससे वो पानी की सरफेस पे क्या करने लगता है, तैरने लग जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती ना तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती, बल्कि वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, भाप के साथ यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये भाप के साथ रिएक्ट करती हैं और बनाती हैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाती क्योंकि जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं यानी कि इनसोल्यूबल होते हैं, जिस वजह से हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाती और क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। इसको तो हम जंग के नाम से जानते हैं। जब आयरन जो है भाप के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसी को हम जंग के नाम से जानते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड ये नहीं बना पाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो एसिड्स के साथ यानी कि जो हमारे अम्ल होते हैं उनके साथ कैसे अभिक्रिया करती है यानी कि रिएक्ट करती हैं। जो मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ये हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड मिलता है, जो कि एक सॉल्ट यानी कि लवण है, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो H2SO4 है, HCl है, इनके साथ रिएक्ट कर लेती हैं मेटल्स। लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की बात करें, तो मेटल्स जो हैं वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है, एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है यानी कि अपचयन एजेंट है। वो क्या करता है, वो H2 को ऑक्सीडाइज करके किस में बना देता है, पानी बना देता है, ठीक है। H2 को ऑक्सीडाइज करके यानी कि H2 में क्या ऐड कर देता है, वो O ऐड कर देता है, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या बना देती है, पानी, और खुद जो है रिड्यूस हो जाता है किस में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, या तो N2O में या NO में या NO2 में, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा यानी अपचयित कर देगा, और खुद रिड्यूस हो जाएगा यानी कि उपचयित हो जाएगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए किस तरीके से होता है ये, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए कॉपर जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो मिलता है वो मिलता है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, साथ में
NO2 गैस मिलती है और साथ में मिलता है पानी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज नहीं हुई है। इसी तरह जिंक की जब अभिक्रिया देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुई है, और इसी तरह आयरन के साथ भी कोई हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि HNO3 ने क्या किया, खुद तो रिड्यूस हो गया, यानी कि अपचयित हो गया किसमें, NO2 में, और हाइड्रोजन को किसमें उपचयित कर दिया, यानी ऑक्सीडाइज कर दिया, H2O में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मेटल ऐसी हैं जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दोनों HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, जब मैग्नीशियम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मैग्नीज नाइट्राइट और साथ में मिलता है हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जब मैग्नीज रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो भी हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी कि विस्थापन अभिक्रियाएं, ये जो है हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जहाँ पर एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट में से डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण में से विस्थापित कर देती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो Fe है, आयरन है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को बाहर कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं हम ये जानने के लिए कि कौन सी धातु यानी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है, ये जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी से हमने बनाई है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता श्रेणी। क्या होती है, इसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, यानी कि मेटल्स को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया जाता है, यानी कि सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे, यानी कि जो अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, फिर ये आ जाते हैं बीच वाले ये। ठीक है, यहाँ से रिएक्टिविटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और सबसे नीचे गोल्ड सिल्वर मरकरी ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल ये होते हैं। तो बच्चों ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पेपर में दे दी तो अगर हमें नहीं पता होगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको याद कीजिए। ठीक है, चाहे आप इसको रटिए या कोई अपनी टेक्निक बनाइए इसको याद करने की, और नहीं है तो हम बता देंगे आगे कैसे याद कर सकते हैं आप इसको, लेकिन फिलहाल आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नॉन मेटल्स की जो है हम रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि नॉन मेटल्स यानी कि अधातु जो हैं वो कैसे अभिक्रिया करती हैं। सबसे पहले इनकी अभिक्रिया हमें किसके साथ देखनी है, ऑक्सीजन के साथ देखनी है। तो जब नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो भी ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं ये। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, तो इसकी कोई रिएक्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कि आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक बनाती हैं। किसके साथ, धातुओं के साथ मिलकर। ठीक है, उदाहरण के लिए Na जो एक धातु यानी कि मेटल है और Cl जो एक नॉन मेटल है, ये मिलकर बना देती हैं NaCl, जो कि क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, और ये आयन क्या होते हैं और ये आयन बनने की ज़रूरत क्या होती है, ये हम आगे कल जो है अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो आपको पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहिए। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।